ओके, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आई थिंक सो सर्किट डायग्राम हो गया है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है और क्या कॉन्सेप्ट था, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है और क्या डिफाइन किया गया ओम्स लॉ को, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ डिवाइस के बारे में बताया था कि डिवाइस लाइक जैसे वोल्टमीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ना, कि सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। और दूसरा कि हमारा जो हमने एक चीज़ और देखा था बेसिकली कि अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। तो पोटेंशियल और करंट के रिलेशन को ही ओम्स ने डिफाइन किया था कि किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर के थ्रू हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दें तो कितना मतलब करंट पास आउट होगा, उसके रिलेशन को डिफाइन किया था किसने? ओम्स ने। इसलिए इसको आप पोटेंशियल VI रिलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको VI रिलेशन है ना। तो VI रिलेशन कहने का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिलेशन, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं कि क्या एनालिसिस किस तरीके से किसी लॉ को बनाया जाता है। तो उसके लिए हम कुछ मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डाटा या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कंसीडर कर सकते हैं। लाइक जैसे देखो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कंडक्टर हम मान लेते हैं, ये कंडक्टर है ना। अच्छा, इस कंडक्टर का दो टर्मिनल हो गए, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल क्या है? B है। दो टर्मिनल है। अच्छा, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में हम क्या करें? यहाँ पर तार लगा दें, कनेक्टिंग वायर। और इस कनेक्टिंग वायर में हम लोग लगा देते हैं यहाँ से एक वोल्टमीटर। आपको याद होगा कि वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा वोल्टमीटर को। एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, ये प्लस करंट वाला और ये माइनस करंट वाला। उसके बाद यहाँ से एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ एक अमीटर कनेक्ट करते हैं। अमीटर, ठीक है। हाँ, बल्ब को बाद में रखेंगे, बल्ब से कोई मतलब नहीं। देखो ना, अभी जो चीज़ समझना हम लोग वहाँ पे समझते हैं। तो देखो मैंने बोला क्या, ये EMF है। इस सेल का जो EMF है वो है मान लो V वोल्ट, मतलब कितना वोल्ट है? V वोल्ट। जैसे ये प्लस और ये माइनस साइन का है, ठीक है। तो मान के चलते हैं क्या, यहाँ पर 10 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। मतलब जो सेल लगा है वो भी मेजर करके दे रहा है। कितना वोल्ट मेजर करके दे रहा है? 10 वोल्ट। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट पास आउट होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चला A से B की ओर, इधर करंट चला, I एम्पियर का करंट चलेगा। तो मैंने बोला क्या कि जब स्विच ऑन करते हैं तो ये सेल क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी देता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी देता है तो A और B दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस ये वोल्टमीटर मेजर कर रहा है। और ये कितना मेजर करके दे रहा है आपको? 10 वोल्ट दे रहा है। कितना वोल्ट दे रहा है? 10 वोल्ट दे रहा है। और जब ये करंट इस अमीटर में पहुंचा तो ये अमीटर करंट मेजर करके दे रहा है, या प्लस यहाँ पर माइनस टर्मिनल। अमीटर जो करंट मेजर करके दे रहा है वो दे रहा है 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर 10 वोल्ट का सेल इस सर्किट में कितना एम्पियर का करंट दे रहा है? 2 एम्पियर का करंट दे रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सेम कंडक्टर, सेम लेंथ का, सेम थिकनेस का एक और कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। तो सेम थिकनेस का, सेम लेंथ का एक और कंडक्टर। इस कंडक्टर का भी दो टर्मिनल होगा, टर्मिनल A, टर्मिनल B। अच्छा, और दोनों टर्मिनल के बीच में क्या कर दे रहे हैं? एक वोल्ट मीटर लगा दिए। क्या लगा दे रहे हैं? वोल्ट मीटर, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देगा कि A, B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, इस बार जो हम सेल कनेक्ट कर पा रहे हैं और यहाँ पर लगा दो आप एक अमीटर। इस बार जो हम सेल कनेक्ट कर पा रहे हैं उसका हम देखते हैं क्या, जैसे ही स्विच ऑन किया हमने देखा कि वोल्ट मीटर 20 वोल्ट मेजर करके दे रहा है। कितना वोल्ट मेजर करके दे रहा है? 20 वोल्ट मेजर करके दे रहा है। और जो अमीटर है वो कितना एम्पियर का करंट मेजर करके दे रहा है? 4 एम्पियर का करंट मेजर, ठीक है ना। तो अब चीज़ें समझ लेते। यहाँ पर वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट का डिफरेंस है। तो करंट कितना है? 2 एम्पियर। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। तो यहाँ पर करंट कितना है? 4 एम्पियर। यानी इस दोनों में कंपेयर करें तो मैंने बोला क्या, यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट है तो I1 इज इक्वल टू कितना करंट है? 2 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पर देखो V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट है, देन I2 इज इक्वल टू कितना करंट आया? 4 एम्पियर। तो दोनों को कंपेयर करो। तो जब हम V1 से V की ओर गए
V2 की ओर गए तो V2 हम देखें बढ़ा, V2 क्या हुआ, बढ़ा। तब I1 से I2 की ओर जाके देख रहे हैं, तब क्या देखें, I2 भी बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल में पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते हैं तो सेल के अंदर यानी सर्किट के अंदर किसका बढ़ गया अमाउंट, करंट का अमाउंट बढ़ गया। यानी द करंट पासिंग थ्रू these two terminal of the conductor is directly proportional to the difference of potential between the terminals। मतलब जितना करंट होगा उतना, जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ना यहाँ से? अच्छा, यानी इस दोनों सिस्टम से क्या पता चलता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। अर्थात इसको अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ऑल्सो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आया क्या कि इस प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म आर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, एक इक्वेशन बना। अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से एक चीज़ और हम देख लेते हैं। यहाँ से देखो V1/I1 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो V1/I1 देखो यहाँ पर 10/2 5 आ गया, 5 है 5। यहाँ पर देखो V2/I2 5 इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। यानी कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज 5। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज 5। दैट मीन्स किसी कंडक्टर, किसी पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल नहीं, कांस्टेंट। देखो 5 और 5 कांस्टेंट हुआ, बदला क्या नहीं ना। सो इस टर्म को आप इक्वल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इक्वल का मतलब, इक्वल कहने का ही मतलब क्या हो गया, अगर अनइक्वल कंडीशन का होता तो बदल जाता है, इसलिए हम उस इक्वल टर्म्स को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। यानी इस आई को इधर भेज दे तो क्या लिख सकते हैं, V/I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी ओम्स लॉ के हिसाब से रेसिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, एक टर्म्स और उसमें आप बोल सकते हैं, हाँ R जो हो गया रेसिस्टेंस, R इज द रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। और आप कह सकते हैं क्या कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम है, जब दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों कंडीशंस में ह्यूमिडिटी सेम है। अगर ये सारे कंडीशंस एक जैसे होते हैं तो V और I का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोलेंगे, सेम नहीं बोलेंगे, V और I का रेशियो कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसी को हम लोग ओम्स लॉ के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो अगर स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, स्टेटमेंट क्या करता है, देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहे हैं। कहाँ, किसी कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच। उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहे हैं उतना ज़्यादा करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन सिचुएशन क्या रखना था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना था, प्रेशर कांस्टेंट रखना था और ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रखना था। उसी को हम स्टेटमेंट टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं आपको, यानी स्टेटमेंट टर्म्स में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो क्या लिखा देखो यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी द करंट pass out through the terminal of conductor is directly proportional to the what, potential difference between two terminals। करंट तो हम पहले ही लिख चुके हैं बेटा, देखो फिर से समझो, देखो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी द करंट पास आउट। करंट पहले हम यूज कर रहे हैं, द करंट पास आउट थ्रू द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा है आई प्रोपोर्शनेट टू V। अगर आई प्रोपोर्शनेट टू V है, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनेट टू आई। अच्छा, इसीलिए प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म्स यूज करें, कांस्टेंट टर्म्स यूज करें, जिसको R बोलते हैं। अब देखो कॉमनली ओम्स लॉ का मतलब होता है V फॉर्मूला।
V इज इक्वल टू क्या है आई आई आर। अच्छा इन दोनों को एक साथ लिख दो तो कैसा फार्मूला आ गया वीर फार्मूला। कैसा फार्मूला आ गया वीर फार्मूला। अच्छा वीर याद रखोगे वी आई आर वीर। वीर मतलब क्या हो गया ओम्स लॉ। यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर। क्लियर है ना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। मतलब भी आई और आर तीनों जब हाँ। इक्वल हो जाएगा तो उसको ओम्स V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आई आर होगा तब वो ओम्स लॉ है। जहाँ पर V कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I कहने का मतलब करंट, करंट, R इज इक्वल मतलब टू रेजिस्टेंस। ठीक है चलो नोट करो इसको। समझना चाहिए ओके। तो तुम्हारा क्वेश्चन है हाउ टू मतलब हाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बैटरी काम कैसे करती है, ठीक है। और बैटरी किस रिएक्शन पर काम करता है वो चीज़ समझना कंपलसरी है। आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन सेल। मतलब सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है ना। ठीक है हाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन सेल। सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है उसके लिए हम बोले क्या एक सिंपल सा एग्जांपल करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जैसे मान लो क्या एक एग्जांपल है जिस एग्जांपल पर हम सेल क्रिएट करते हैं लाइक इसे कहो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। तो आपने पढ़ा होगा ऐसे पढ़ेंगे भी कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे कॉपर से। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा सल्फेट से और खुद क्या बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या हम क्या करते हैं यहाँ पर इसके आयन मतलब ये तो एलिमेंट्री फॉर्मेट में है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एलिमेंट है ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट है। हम इसके आयोनिक रिएक्शंस को लिखेंगे। किस रिएक्शंस को आयोनिक रिएक्शंस। अच्छा आयोनिक रिएक्शंस को लिखेंगे देखो यहाँ पर जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट में एक कॉपर आयन है दूसरा सल्फेट आयन है। तो यहाँ पर देखो Cu2 प्लस आयन प्लस SO4 माइनस, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो ZnSO4 है इसको आयन ग्रुप में लिखोगे क्या लिखता है Zn2 प्लस प्लस SO4 माइनस प्लस कॉपर। अब देखो यहाँ पर जब रिएक्शंस का एनालिसिस हम करते हैं तो चेंज कहाँ पर नहीं है उसको हम हटा सकते हैं। तो देखो SO4 माइनस इधर भी है और SO4 माइनस उधर भी, तो ये दोनों हट गया क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा यानी बचा क्या Zn सर SO4 माइनस 2 इधर लाइन पे प्लस ना हो जाएगा सर। रुको बेटा समझाते हैं Zn2 प्लस प्लस कॉपर। यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो इधर लाएंगे प्लस और माइनस माइनस इधर कौन सा साइन है तो ये प्लस और वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं ना ये 2 पॉजिटिव आयन है ये 0 आयन है इस पर कोई चार्ज नहीं इस पर चार्ज, ठीक है सर। यानी कि अब देखो अगर इससे क्वेश्चन आता है कि मतलब केमिस्ट्री में जो इक्वेशन है केमिकल उससे भी काट सकते हैं। हाँ उससे भी काट सकते हैं। अब इसको समझो देखो ये कैसे काम। हाँ इधर ध्यान देते जिंक का देख देता बेटा जिंक का कंपेयर किससे करेंगे Zn2 प्लस से और Cu2 प्लस का कंपेयर किससे करोगे Cu से। अब देखो यहाँ से जब जिंक का Zn2 प्लस से कंपेयर करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन देन वी गेट Zn2 प्लस और इसको होगा ना जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तब ना उस पर 2 पॉजिटिव प्लस चार्ज आएगा। तो इसलिए हटाने के लिए यहाँ पर कौन सा साइन लगा दिया माइनस। अच्छा माइनस कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा अब कंपेयर करो पहले आपके पास कॉपर आयन था रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है कॉपर एलिमेंट। यहाँ पहले आपके पास जिंक एटम था रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है जिंक आयन। तो देखो यहाँ पर पहले कॉपर आयन है Cu+ और मिल रहा है हमको कॉपर। इस पर कितना चार्ज है 2 इस पर कितना चार्ज है 0। अच्छा 2 पॉजिटिव चार्ज को 0 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। देखो यानी यहाँ पर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को सेपरेट करके लिख देते हैं। अब दोनों को क्या करते हैं सेपरेट करके लिख देते हैं। तो Zn था मिला Zn2 प्लस Cu प्लस 2 था मिला क्या। अच्छा इस सिस्टम में क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सिस्टम में क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों एक ही काम है या अलग 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 अलग। तो इसके लिए अलग एनर्जी होगी इसके लिए
अब खुद देखो, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एक जगह एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक जगह प्लस एनर्जी, एक जगह, तो एक जहाँ पर प्लस एनर्जी वहाँ पर हाई पोटेंशियल, जहाँ पर माइनस एनर्जी वहाँ पर। आगे समझिए, आगे समझिए। इस तरीके से सेल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। अब एक चीज़ और समझ लो आप, आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन बोलते हैं। अब एक चीज़ हम हमेशा जानते हैं, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो सेल का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन तो नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं ना। देखो, पहले चार्ज ज़्यादा था, बाद में चार्ज जीरो हो गया, तो चार्ज बढ़ा या घटा, तो घटने के चार्ज को बोलते हैं रिडक्शन। समझ में आया ना? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होगा। और ऐसे भी हम दो टर्म समझाए थे आपको फर्स्ट चैप्टर में, एक होता है रेल और दूसरा होता है गार्ड, GARD, गार्ड। ये दो वर्ड है, ये दोनों वर्ड आपको समझना कंपल्सरी है, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करता है। रेल में देखो, पहला लेटर है R, R का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ए का मतलब होता है यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। I फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? चार्ज। L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चार में से कोई भी एक काम होता है, वो फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। वो फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। A फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। R फॉर रिमूवल ऑफ चार्ज। ऑक्सीजन। और D फॉर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस चार में से कोई भी एक चीज होगा, वो क्या होगा? रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का Equal मतलब charge. डिक्रीज इन चार्ज। मतलब जो उसमें जो चार्ज था वो कम हो जाएगा। दो पॉजिटिव था, जैसे वहाँ Cu2 था, इधर आया तो कम हो गया। जीरो हो गया। Cu2 प्लस से Cu+1 भी आता तब भी रिडक्शन, क्योंकि दो पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? तो सेम चीज़ है। देखो, अब क्या है कि बैटरी के जिस छड़ पर, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, उस बैटरी को हम क्या बोलते हैं? उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये एनोड टर्मिनल जनरेट हुआ। अच्छा, बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। समझ में आया? जब बैटरी के अंदर पर तो कोई चार्ज जाता है, हाँ, तो वही हुआ ना, चार्ज जा रहा है ना। कौन सा चार्ज जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इस सिस्टम को कनेक्ट करके देखो, इस सिस्टम को क्या करो? कनेक्ट करके देखो। तो जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर रहा है। अच्छा, कॉपर क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यानी कॉपर को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? जिंक दे रहा है। जिंक दे रहा है, दे रहा है जिंक। कॉपर से लेगा। नहीं ना, ये चीज़ तो समझना है आपको। एक केमिकल एक साथ, एक ही बर्तन में दोनों केमिकल है कि अलग अलग है? एक ही बर्तन में है। एक ही बर्तन में आपने जिंक, जैसे ऐसे मान लो कि एक कंटेनर है आपके पास, या एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आप पहले कॉपर सल्फेट रखें, उसी टेस्ट ट्यूब में आप जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक का जो होता है ना, जिंक ग्रैनुअल्स रखें, तो एक ही बर्तन में दोनों हैं। उसी सिस्टम में जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहा है, उसी सिस्टम में कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर रहा है? जिंक। एक्चुअली में गेन कौन कर रहा है? कॉपर आया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ? जिंक से कॉपर तक, जिंक से कॉपर तक। तो सेम चीज है, यानी इस दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जिंक टू कॉपर, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये तुम्हारा जिंक का छड़ है और ये तुम्हारा कॉपर का, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन देने वाला और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो यार दोनों को तार लगा दें। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से वहाँ चला जाएगा तो यहाँ से वहाँ तक गया, देखो एक पर माइनस पोटेंशियल, एक पर प्लस पोटेंशियल। तो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। या मतलब दूसरा एलिमेंट भी शेयर करता है। हाँ, दूसरा एलिमेंट भी शेयर करता है। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन तो है कि जिसके पास ज़्यादा है वो लॉस करा देगा, जिसके पास कम है वो गेन करा देगा। समझ में आया? तो चार्ज फ्लो हो गया ना सिस्टम में।
चार्ज जैसे ही फ्लो हो गया, क्या फ्लो हो गया, एनर्जी फ्लो हो गई, जैसे एनर्जी फ्लो हो गया वो सेल हो गया। क्लियर है ना? तो इसी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर किस टाइप का केमिकल है, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार दोनों साथ साथ हो रहा है ना, कि दोनों अलग अलग हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। अगर दोनों रिएक्शन साथ साथ होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? तो अगर सिंपल सा इसका आंसर दिया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शंस पार्टिसिपेट इन द सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। समझ में आ गया ना? अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप क्या दे सकते हैं, ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन। बिटवीन केमिकल्स, केमिकल के अंदर क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, इसलिए क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। अब देखो हमारा जो बैटरी होता है, जो पेंसिल बैटरी हम खरीद के लाते हैं, उसका एनोड देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो गया वो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा होगा तब ना किसी को दोगे, देखा तुम कौन जाओ कम दे रहे हो इसका मतलब तुम्हारे पास अधिक है ना, दे रहे हो तो तुम्हारे पास अधिक है ना, है ना? तो जब देने की प्रक्रिया होती है ना उसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन रिच। यानी ये वाला क्षण कैसा है, राजा इलेक्ट्रॉन का धनी। अब जो क्षण इलेक्ट्रॉन का धनी होगा उस पर कौन सा चार्ज, यस माइनस। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस तो माइनस चार्ज करना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यानी कि ये लॉस करा रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर, तो उसके पास कम होगा तब ना गेन करेगा। अच्छा यानी ये वाला सिस्टम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा जो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर क्या अधिक होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये कैसा होगा नेचर में, इसलिए बैटरी का कैथोड याद रखना, जो हमारा सेल होता है ना, तो कौन सा सेल, पेंसिल बैटरी, पेंसिल बैटरी, पेंसिल बैटरी, उसका एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, तो इसको नोट करो। कर लो। हाँ यानी देखो आपको समझना कि ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज रेस्ड ऑन द एलिमेंट मॉलिक्यूल और स्पीसीज। कोई भी जैसे देखो ये आपका एलिमेंट है, जिस पर चार्ज कोई रेस्ड है नहीं है तो ज़ीरो होगा, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो। इस पर कितना चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, साइन के साथ बोलिएगा। इस पर कितना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इस पर कितना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा यहाँ पर देखो सल्फेट पर कितना चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +-0, माइनस हाँ माइनस में भी है। माइनस कहने का मतलब वही होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, किसी गेन कर रखा है, ठीक है ना। तो देखो गेन से क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ये रिड्यूस्ड होके आया है। ये क्या होके आया है, अच्छा ये क्या होके आया है, ये भी रिड्यूस होके आया है। अच्छा ये क्या होके आया है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो सेम चीज़ देखो, जहाँ पर चार्ज घट रहा है ना वो सब रिड्यूस होके आया, और जहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर है। यानी इस रिएक्शंस में जिंक ऑक्सीडाइज्ड होके आया और कॉपर रिड्यूस्ड होके आया। सल्फेट में कोई चेंज नहीं, ना ही रिडक्शन ना ही ऑक्सीडेशन। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इस तरीके से हम करते हैं सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जनरेट होता है।